हेलो नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आज हम एक कंसेप्ट है जैसे कि रोग, आप सबने देखे होंगे रोग, और उन्हीं रोगों में आज एक रोग की बात करेंगे, मधुमेह रोग, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज। डायबिटीज हो जाना यानी कि मधुमेह रोग। अब ये क्यों होती है, कैसे होती है, किस कारणवश होती है डायबिटीज, इसके बारे में मैं आज पूरी डिटेल में इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मधुमेह रोग, तो पहले तो हम जानते हैं रोग के बारे में। तो रोग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं संक्रमणशील और असंक्रमणशील। संक्रमणशील माने क्या होते हैं, जो एक से दूसरे में फैले, जो एक बीमारी जो जिसमें एक में है वो रोग, वो दूसरे में भी फैल जाए, उसको बोलते हैं संक्रामक रोग। असंक्रामक रोग कौन से होते हैं, जो किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से भी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना जाए, ऐसे रोगों को हम क्या बोलते हैं, असंक्रामक रोग। तो जो संक्रामक रोग हैं उनमें आते हैं डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, एड्स, पोलियो एंड कोरोना। जो एक वायरस आया था कोरोना, वो कौन सा रोग में आता है, संक्रमणशील यानी संक्रामक रोग में, जो एक से दूसरे में फैलते हैं, उन्हें बोलते हैं संक्रामक रोग। असंक्रामक रोगों में आता है कैंसर, डायबिटीज, गाउट यानी गठिया रोग, और हृदय रोग यानी कि जो हमारी दिल की बीमारियां होती हैं वो सब के सब किस में आती हैं, हमारी असंक्रामक रोग में। ध्यान रखना, कैंसर, अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है तो अगर वो कहीं बैठा है, कहीं किसी भी संपर्क में आए तो उससे वो फैलेगा नहीं दूसरे व्यक्ति में, क्योंकि कैंसर कैसा है, असंक्रामक रोग है। अगर वहीं एड्स है किसी व्यक्ति को, ये दो बहुत खतरनाक बीमारी है, एड्स एंड कैंसर, इनके बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा, एड्स के और कैंसर के बारे में। ठीक है, तो एड्स एक ऐसी बीमारी है जो संक्रामक है, यानी एक से दूसरे में फैलती है ये। ठीक है, एड्स। अब बात आती है हमारी डायबिटीज की। डायबिटीज, तो डायबिटीज दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है डायबिटीज मेलिटस। कौन सी, डायबिटीज मेलिटस, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं डीएम। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीएम। तो जो डायबिटीज मेलिटस है वो एक हार्मोन की कमी के कारण होती है। उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन। इस हार्मोन की कमी के कारण ही कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, फिर दूसरी है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस ये होती है, एडीएच एक हार्मोन होता है। एडीएच क्या है, एक हार्मोन है जो क्या करता है, हमारी किडनी में से वाटर को खींचता है, किडनी में से वाटर को खींचता है। अगर इसकी कमी हो जाती है हमारी शरीर के अंदर, इन पे आएंगे, टोटल चर्चा करेंगे इन पे। एडीएच की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो जल की मात्रा बढ़ जाती है। इसकी कमी के कारण ही कौन सा रोग होता है, डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज दो रोग हैं डायबिटीज में, डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज कौन से रोग में आता है, असंक्रमणशील में, यानी असंक्रमण। ये एक बीमारी अगर मुझ में है, मान के चलो डायबिटीज, और मैं किसी के संपर्क में आ गया तो मुझसे किसी दूसरे व्यक्ति में डायबिटीज फैलेगी नहीं, क्योंकि कैसा रोग है, असंक्रमणशील रोग है। तो इतना है डायबिटीज में। इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या इसके नोट डाउन करते चलो। ठीक है, अब हमें पढ़नी कौन सी है, पहले पढ़नी है डायबिटीज मेलिटस। तो अभी हमने देखा था जो डायबिटीज मेलिटस है वो एक हार्मोन की कमी के कारण होती है, और उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन। तो पहले हम इंसुलिन हार्मोन पे जाने से पहले उसका थोड़ा सा वो देख लेते हैं, निकलता कहां से, किस प्रकार से इसका उत्पादन होता है। तो ये देखो, ये आपको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। क्या बोलते हैं इसको, अग्नाशय। अग्नाशय दो ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। ये अग्नाशय को क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि, यानी कि दो ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, जिसमें आपको ये बीच वाला पार्ट दिख रहा है गोलाकृति में, इसको बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट माने होता है टापू, यानी अगर तुमने देखा होगा एक ऐसी जगह टापू की जहां चारों तरफ समुद्र हो और बीच में एक टापू सा होता है, तो इसकी आकृति के आकार के अकॉर्डिंग इसको नाम दे दिया गया है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, इस बीच वाले पार्ट को। ठीक है,
अगर मैं इस पैनक्रियाज को टोटल 100% मानता हूं, मैं अगर इस पैनक्रियाज को टोटल 100% मानता हूं, तो 100% में से 1% आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है। ध्यान से समझो, अगर ये टोटल 100% है, उस 100% में से 1% भाग कौन सा है? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। ध्यान से समझना, अगर ये टोटल 100% है, उस 100% में से 1% भाग कौन सा है? अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन। ठीक है। अब जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये कार्य क्या करती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि दो वर्क करती है। क्या करती है? एक तो ये हार्मोन्स का उत्पादन करती है। हार्मोन यानी जो हमारे अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, उनको दो करवाते हैं, एक करवाते हैं हार्मोन, एक करवाते हैं एंजाइम। तो जो हार्मोन है, उस हार्मोन का उत्पादन कौन करता है? अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन। दूसरा कार्य क्या है इसका? जो रक्त है हमारा, जो ब्लड है, ब्लड में से शुगर की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब तो कहीं ना कहीं आ गया रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित। रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित कर रहा है, इसका मतलब शुगर किससे होती है? डायबिटीज। तो कहीं ना कहीं अब रिलेट हो रहा है, डायबिटीज आ रहा है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या कार्य करती है? हार्मोन्स का उत्पादन, और दूसरा करती है रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित। ठीक है साहब। अगर ये 1% निकल गया तो बचा कितना? 99%। कितना बचा? 99%। अरे टोटल जितना भी पार्ट है, जो कितना बचा? 99% भाग। इस भाग को बोला जाता है बाह्यस्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथि, यानी कि एक्सोक्राइन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सोक्राइन। ठीक है। 99% भाग एक्सोक्राइन हो गया, यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि। अब ये क्या कार्य करती है बाह्यस्रावी ग्रंथि? तो पहला तो कार्य करती है एंजाइम का उत्पादन। ये क्या कर रही थी? हार्मोन का उत्पादन। और ये क्या करेगी? एंजाइम का उत्पादन, प्रोडक्शन करेगी। दूसरा क्या करती है? पाचन, यानी जितना हम भोजन खाते हैं, उस भोजन को पचाने में कौन मदद करती है? बाह्यस्रावी ग्रंथि। और ये आपको जो ब्लू ब्लू कलर में ये दिखे रहे ना, ये सेल हैं। ये कौन सी कोशिका हैं? तो इन कोशिकाओं को बोला जाता है एक्नी कोशिका। एक्नी कोशिका जो किसमें मदद करती हैं? दो प्रकार से, पाचन में मदद और एंजाइम का उत्पादन करती हैं। तो इतना समझ में आया। पैनक्राइस, पैनक्राइस क्या है? अग्नाशय को बोलते हैं। अग्नाशय क्या है? दो ग्रंथियों से मिलकर बना है। दो ग्रंथि कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि। जो टोटल 100% है अगर ये, उसमें जो बीच वाला पार्ट है, उस बीच वाले पार्ट को बोला जाता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट माने टापू होता है। इसकी जो आकृति हमको दिख रही है, वो किस प्रकार की दिख रही है? टापू के आकार की। इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया है? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस टोटल अग्नाशय का 1% है। कितना? 1%। तो 1% भाग इसको हमने क्या बोला है? अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या बोला है? अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन। क्या बोलते हैं इसको? एंडोक्राइन। ठीक है। अब ये एंडोक्राइन दो प्रकार का कार्य करती है। एक तो कार्य करती है हार्मोन्स की उत्पादन करती है, हार्मोन को बनाती है। और दूसरा क्या करती है? रक्त में जो हमारा ब्लड है, उस ब्लड में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करती है। कौन? अंतःस्रावी ग्रंथि। फिर अगर मैं पूरे टोटल पार्ट के 1% को हटा के कितना बचा? 99% भाग। इस भाग को बोला जाता है बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन। इसका भी दो कार्य हैं, एंजाइम का उत्पादन करना और पाचन में मदद करना। ये इसके क्या हैं? कार्य हैं। एक कार्य क्या करती है? पाचन में मदद करती है, और एक कार्य क्या करती है? एंजाइम का उत्पादन करती है। ऐसे ये भी इसके क्या हैं? कार्य हैं दोनों। ठीक है। तो इतना समझने के बाद अब हमें ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब हमें क्या पढ़ना है? रिलेट करो। रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित, तो डायबिटीज में शुगर की मात्रा को नियंत्रित कर रहा है अंतःस्रावी ग्रंथि। इसका मतलब हमें अगला पार्ट कौन सा पढ़ना है? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। इतना इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस हमने यहां तो पढ़ लिया, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस।
अब इस आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा या डेल्टा सेल। लैंगरहैंस आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 कोशिकाएं पाई जाएंगी, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा या डेल्टा सेल। जो अल्फा सेल होती हैं वो हार्मोन निकालती हैं, ग्लूकेगॉन हार्मोन। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन हार्मोन, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन और गामा या डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। अब कहीं ना कहीं कौन आ गया है, इंसुलिन हार्मोन। और इसी हार्मोन की कमी के कारण ही हमें कौन सी बीमारी हो रही थी, डायबिटीज, जो हम पढ़ रहे हैं। तो अब हमें पढ़ना क्या है, इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन में पहला मैं देखता हूं इंसुलिन हार्मोन का वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। अगर हम देखें कि जो भी हम खाना खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, रोटी हो, फल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, वो खाना जो हम खाते हैं वो साइंस के अकॉर्डिंग क्या कहलाता है, स्टार्च कहलाता है। जो भी हम खाना खाते हैं क्या कहलाता है, स्टार्च। तो मान के चलो मैंने खानी खाई, रोटी खाई, भाई क्या खा लिया, रोटी। तो रोटी खाया, मैं गया अंदर जाके उसका हुआ पाचन। पाचन होने के बाद वो बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या है, तो ध्यान रखना, ग्लूकोज एक प्रकार की क्या है, शर्करा है। ग्लूकोज एक प्रकार की क्या है, शर्करा है। यह जल में घुलनशील होता है। ग्लूकोज कैसा है, जल में घुलनशील है। और इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, कोशिकाओं तक ऊर्जा पहुंचाना। ध्यान से समझना, कोशिकाओं तक ऊर्जा को पहुंचाना। ये मतलब कोशिकाओं को ऊर्जा कौन देता है, ग्लूकोज। तो स्टार्च गया अंदर, पाचन हुआ, पाचन के बाद ग्लूकोज बना। ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार की शर्करा है जो जल में घुलनशील है। और क्या है, ये ऊर्जाओं को क्या, कोशिकाओं को क्या पहुंचाता है, ऊर्जा। अब आपको ये दिख रही होगी, तो एक नलिका है, जैसे हमने धमनी है, केशिका है, शिरा है, जिनमें रक्त बहता है। तो एक ये नली है जिसमें क्या है, ये रक्त बहता है। अब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अवशोषित यानी कि अवशोषण कर वो कहां जाएगा, ब्लड में। कहां जाएगा, ब्लड में। तो ब्लड में कौन आ चुका है, ग्लूकोज। कौन आ गया ब्लड में, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ब्लड में आ गया। इस ग्लूकोज में क्या है, शर्करा है, ऑक्सीजन है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, यानी कि इसमें ऑक्सीजन भी है, शर्करा भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो ग्लूकोज में जो शर्करा है, शर्करा का कैसी होती है, मीठी। कैसी होती है, मीठी। तो पोषण का माध्यम कौन बनती है, शर्करा। कोशिकाओं को चाहिए क्या, ऊर्जा चाहिए, और चाहिए क्या, उनको पोषण चाहिए। तो अब यहां से ग्लूकोज कहां जा चुका है, ब्लड में। कहां जा चुका है, ब्लड में। अब ब्लड से हमें पहुंचाना है कहां पर, कोशिकाओं तक। तो मैंने एक क्या बना ली है, सेल बना ली है। ये क्या है, एक सेल है, बड़े आकार में दिखाने के लिए। अब यहां से ब्लड में से ब्लड निकाल कर कहां डालना है, मुझे कोशिकाओं तक पहुंचाना है। ब्लड में क्या मिल रहा है हमको, ग्लूकोज मिल रही है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, जिसमें से जो कोशिकाएं होती हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती हैं। बचता क्या, फिर CO2, H2O और प्लस ATP। जो आपको यहां पर ATP दिख रहा है ना, ATP, यही है ऊर्जा, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी क्या है, ऊर्जा। तो ऊर्जा मुक्त हो गई तो मिलेगी किसको, कोशिकाओं को। अब या ब्लड में से जो ग्लूकोज यहां पर पहुंचाने का कार्य करता है, वो कार्य करता है इंसुलिन हार्मोन। बात आई समझ में। ब्लड में से, यानी कि ब्लड में से ब्लड को पहुंचाना, ब्लड में क्या मिल रहा है, ग्लूकोज। ब्लड में से ग्लूकोज को पहुंचाने का कार्य
कौन सा हार्मोन करता है, तो उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन। और जिस प्रक्रिया के द्वारा ये कार्य होता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं स्वांगीकरण या एसाइमिलेशन। तो बात क्लियर हुई। इंसुलिन हार्मोन का कार्य करता है, इंसुलिन हार्मोन ब्लड में से ग्लूकोज को कहां पहुंचा रहा है, कोशिकाओं तक, जिससे कोशिकाओं को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है और क्या मिलता है, पोषण मिलता है। तो यही कार्य है किसका, इंसुलिन हार्मोन का। अब इंसुलिन हार्मोन का हमने कार्य पढ़ लिया, इंसुलिन हार्मोन की उत्पत्ति पढ़ ली। उत्पत्ति कहां से हुई है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से। अगर कहीं क्वेश्चन फंस जाए, क्वेश्चन आ जाए कि बताइए इंसुलिन हार्मोन को कौन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन हार्मोन को कौन प्रोड्यूस करता है। अगर ग्रंथि की बात आए तो दो ग्रंथि आ जाए, एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन। तो कौन सी ग्रंथि करती है, एंडोक्राइन। अगर कोशिका की बात आ जाए, अल्फा सेल, बीटा सेल या गामा या टेटा सेल, तो कौन सी निकालती है, बीटा कोशिका। बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। अगर कहीं आ जाए क्वेश्चन कि इंसुलिन हार्मोन के कार्य बताइए, तो फर्स्ट जो कार्य होता है इंसुलिन हार्मोन का, वो कार्य होता है ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखना। ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखना। अब नियंत्रित कैसे रखेगा, इसमें से निकालेगा ग्लूकोज डाल देगा, ग्लूकोज डाल देगा, निकालेगा डाल देगा। तो यहां पर किसका मेंटेन हो रहा है, शर्करा का। ना तो शर्करा बढ़ेगी और ना घटेगी, क्या चलेगा उसका, कॉमन चलेगी। यहां से ब्लड निकालेगा डाल देगा, निकालेगा डाल देगा। तो अगर आपको ध्यान आ रहा हो, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथि थी, अंतःस्रावी ग्रंथि के दो कार्य थे, एक तो था हार्मोन के उत्पादन करना और दूसरा था रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करना। तो रक्त में शुगर की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, इंसुलिन हार्मोन। इतना आया समझ में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इंसुलिन हार्मोन अगर नष्ट हो जाए, देखो अगर ये बीटा कोशिका यहां से नष्ट हो गई तो इंसुलिन हार्मोन निकलेगा नहीं। तो अगर ये बीटा सेल नष्ट हो जाएगी तो इंसुलिन हार्मोन निकलेगा नहीं। यदि इंसुलिन हार्मोन नहीं निकलेगा तो फिर इससे क्या क्या नुकसान हमको होंगे, ठीक है, इतना नोट करो। तो हमने इसका कार्य समझ लिया, किसका, इंसुलिन हार्मोन का। इसका कार्य क्या है कि ये ब्लड में से ग्लूकोज को डालता है, कहां पर पहुंचाता है, कोशिकाओं तक पहुंचाता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर बीटा सेल नष्ट हो जाती है तो फिर क्या प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारी बॉडी पर पड़ता है। तो ध्यान रखो, बीटा सेल वही सेल है जो किसका निर्माण करती है, इंसुलिन हार्मोन का। तो सीधी सी बात है, अगर बीटा सेल नष्ट होगी तो बीटा सेल नष्ट होगी तो इसका मतलब है इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन रुक जाएगा। अक्सर बना कर रहा था उसको बीटा सेल। तो फर्स्ट तो बात यही है कि इंसुलिन हार्मोन की वृद्धि एकदम घट जाएगी, उसका उत्पादन रुक जाएगा। अगर इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन अगर रुक गया तो फिर क्या होता है, जो रक्त है, रक्त यानी कि हमारा जो ब्लड है, उस ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा यानी शर्करा की मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ब्लड में से ग्लूकोज को निकाल कर ही तो डाल रहा है कौन, इंसुलिन हार्मोन। अगर वही खत्म हो गया तो उस ब्लड में से कौन निकालेगा ग्लूकोज को, कोई नहीं निकालेगा। तो इसका मतलब है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि होती है, पहला पॉइंट। दूसरा है कोशिका, कोशिकाओं में ग्लूकोज की मात्रा में कमी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि जो इंसुलिन हार्मोन था वो ब्लड में से ग्लूकोज निकालकर कोशिकाओं में डाल रहा है। तो कोशिकाओं की तो पूर्ति हो रही है, ब्लड में कमी हो रही है, कोशिकाओं में वृद्धि हो रही थी। कब हो रही थी, जब इंसुलिन हार्मोन आराम से कार्य कर रहा था। बट इंसुलिन हार्मोन ने कार्य करना बंद कर दिया तो कोशिकाओं तक तो आएगा ही नहीं ब्लड। क्यों, क्योंकि डाल ही नहीं पाएगा कोई। तो कोशिकाओं में तो कमी हो जाएगी, किसकी, ग्लूकोज की, और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तीसरा क्या फर्क पड़ेगा भाई, कोशिकाओं क्या चाहिए, ऊर्जा, ऑक्सीजन और पोषण। तो वो सब किस में मिल रहा था, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज कोई आना बंद हो गया क्योंकि इंसुलिन हार्मोन नष्ट हो चुका है।
तो क्या प्रभाव पड़ेगा कि जब देखना तुम डायबिटीज वाले मरीज को, जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसको क्या आने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं, एकदम लड़खड़ा जाएगा, एकदम चक्कर आते हैं, अचानक गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं तक भरपूर मात्रा में ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है। तो अगर कोशिकाओं को जीवित रहना है, क्योंकि हमें जीवित रहना है तो कोशिकाओं को जीवित रहना पड़ेगा, और कोशिकाओं को अगर जीवित रहना है तो उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, पोषण और ऊर्जा। ऊर्जा कहां से मिल रही थी, ग्लूकोज से, और ग्लूकोज को तो आना बंद हो गया, इसका मतलब उनको ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा, कोशिकाओं तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए हम वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं, वसा यानी फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इनका हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण होता है किसी चीज को तोड़ना, ऑक्सीकरण क्या होता है, किसी चीज को तोड़ना। तो इनका हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि हमें भाई साहब किसी ना किसी प्रकार से ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा मिलेगी तो हमारी कोशिकाएं जीवित रहेंगी, कोशिकाएं जीवित रहेंगी तो हम जीवित रहेंगे। आपने कभी देखा हमारा जो बॉडी है वो एकदम गर्म रहती है, गर्म रहती है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कौन कार्य करता है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वही किसका निर्माण करता है, ऊर्जा का। वो कहां से प्राप्त होता है, ग्लूकोज से। अगर कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो मरा वाला व्यक्ति एकदम ठंडा पड़ जाएगा, एकदम शांत, क्योंकि उसको ऊर्जा मिल नहीं पा रही है, सारे फैक्टर क्या हो गए, अभिकारक बंद हो गए हैं। तब आते हैं श्वसन अभिकारक। ये क्या, कौन से अभिकारक हैं, श्वसन अभिकारक, कार्बोहाइड्रेट, वसा एंड प्रोटीन। जब हम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें प्राप्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से समझना, जब हम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण करते हैं तब हमको प्राप्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब में वसा का ऑक्सीकरण करते हैं तब हमको प्राप्त होते हैं कीटोन बॉडीज, और जब प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है तब ये होती है, हमें प्राप्त होती है अमोनिया। ये तीनों के तीनों फैक्टर हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत अत्यधिक हानिकारक होते हैं तीनों के तीनों, कार्बन डाइऑक्साइड, कीटोन बॉडीज एंड अमोनिया। अब ये डेंजर है, लेकिन इनमें भी खतरनाक सबसे ज्यादा कौन है, तो इनका क्रम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उससे ज्यादा खतरनाक होते हैं कीटोन बॉडी, और सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होती है, अमोनिया, खतरनाक सबसे ज्यादा। ठीक है, अब यहां पे दिख रहा है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर टूटेगा तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। कितनी, 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो इनका कभी कभी क्या है, अनुपात पूछ लेता है कैलोरी का, कि बताइए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन में कितने अनुपात में कैलोरी होती है, तो 4:9:4। ये इनका रेशियो किसका, कैलोरी का। इतना आया समझ में। इंसुलिन, इंसुलिन का वर्ग पढ़ा दिया मैंने, कार्य पढ़ा दिए, और इंसुलिन की उत्पत्ति कहां से होती है वो पढ़ा दिया। अब हम पढ़ रहे थे इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण क्या क्या होता है, तो ये हमने पढ़ ली इसकी कमी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, जो अमोनिया, अमोनिया सबसे ज्यादा खतरनाक हमारे अंदर पदार्थ बनता है। कब बनता है, तब जब इंसुलिन हार्मोन वर्क करना बंद कर देता है, तब 3 बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कीटोन बॉडीज और अमोनिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो अमोनिया है, अमोनिया बहुत ज्यादा खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए। ये क्या है, सूटेबल नहीं है, हमारी बॉडी इसको झेल नहीं सकती। तो जो लिवर है ना, यकृत, यकृत एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है। यकृत क्या करता है, अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है किसमें, यूरिया में। ध्यान से समझना, यकृत अमोनिया को परिवर्तित कर देता है किसमें, यूरिया में, और ये फिर जाता है किडनी में। किडनी क्या करती है, मूत्र का निर्माण, यूरिन का निर्माण। तो जब ये किडनी में यूरिन बनेगा, और यूरिन के माध्यम से बॉडी से कहां चला जाएगा, बाहर। लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक कैसे, कभी कभी तुम देखोगे कि अमोनिया से क्या बना, यूरिया, फिर ये यूरिया से वापस से अमोनिया बन जाता है। कैसे, कहीं तुम देखोगे रेलवे ट्रैक पर या कहीं ऐसी गंदी जगहों पर जहां पर टॉयलेट करते हैं दीवारों पर या कहीं पे भी, तो वहां पर बदबू बहुत आती है। क्या आती है, बदबू। तो जब आप टॉयलेट करोगे, पेशाब करोगे, तब
उसमें गंदगी यानी बदबू नहीं मारेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर आप रुक जाओ उसको, थोड़ी देर बाद देखो तो बहुत ज्यादा बदबू मारती है उसमें। क्यों? क्योंकि वापस से वो क्या बन चुका है, अमोनिया बन चुका है। और जहां बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर बहुत सालों से क्या कर रहे हैं और टॉयलेट कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, दीवारों तक को गला देता है, इतना ज्यादा खतरनाक होता है अमोनिया। ठीक है, अब अमोनिया बन गया यूरिया, यूरिया से किडनी में गया, किडनी से कहां जाएगा, मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर। इस कारणवश शरीर में मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। भाई अमोनिया को निकालना है तो कभी भी तुम डायबिटीज वाले मरीज को देखोगे तो पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पीते हैं। क्यों? क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है, किसको, अमोनिया को। अमोनिया यूरिया बनेगा, यूरिया के लिए क्या चाहिए हमें, वाटर, और वाटर जितना हम पियेंगे उतनी मात्रा में मूत्र बनेगा, और इससे हमारे शरीर से अमोनिया क्या चला जाएगा, बाहर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ ऐसे साइंटिफिक या कुछ ऐसे शब्द जो बहुत यूजफुल है, जैसे पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया क्या है, मूत्र में अमोनिया की मात्रा अगर बढ़ जाती है, मूत्र में अमोनिया की मात्रा अगर बढ़ जाती है उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। ध्यान रखना, अगर मूत्र में जल की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं डायूरेसिस। मूत्र में जल की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो डायूरेसिस। अगर मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं ग्लूकोयूरिया, ग्लूकोयूरिया। अगर शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो उस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीडिप्सिया। शरीर में पानी की कमी अगर हो जाएगी तो उसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट है हमारी, जे हमने पढ़ी है कौन सी, डायबिटीज मेलिटस, और मैं मान के चलता हूं कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर अवश्य रहा होगा। ठीक है, हमने इसमें पढ़ लिए इंसुलिन हार्मोन की उत्पत्ति पढ़ ली, उसके कार्य पढ़ लिए, उसके नष्ट होने से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं वो पढ़ लिए, आगे डायबिटीज होती कैसे हमने वो पढ़ ली। तो डायबिटीज किसकी कमी से होती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से, क्योंकि वो ब्लड में से किसको निकाल के डाल रहा था, ग्लूकोज को। ग्लूकोज का एक प्रकार की शर्करा, अगर वो नष्ट हो जाता है तो ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि हमें क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। जो अगली डायबिटीज है वो है डायबिटीज इंसिपिडस, जो किसकी कमी के कारण हो रही थी, एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसको पढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज में मेलिटस कंप्लीट हो गया है, अब है डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जब शरीर में हमारी बॉडी के अंदर इस हार्मोन की कमी होती है तब कौन सा रोग होता है, डायबिटीज इंसिपिडस। आखिर ये करता क्या है, तो ये करता है वृक्क, वृक्क यानी कि हमारी जो किडनी है, किडनी में, जहां किडनी में किसका निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण होता है, वहां से जल को अवशोषित कर लेता है। किडनियों में से किसको अवशोषित कर लेता है, जल को, जल को अवशोषित कर लेता है, जिससे कि हमारी जो बॉडी है उन बॉडी को पूर्ण मात्रा में क्या मिल जाए, वाटर मिल जाए, तो वहां से जल को खींच लेता है। इसलिए इसकी कमी होने से मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर मान के चलो ये हार्मोन नहीं है, इसकी कमी हो गई है, तो किडनी में क्या बढ़ जाएगा, पानी, पानी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पानी बढ़ता जाएगा, तो मूत्र में किसकी अधिकता होगी, मूत्र में जल की मात्रा बढ़ती जाएगी, जल की मात्रा बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है इसकी कमी होने से हमारा जो यूरिन है, यूरिन में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, जल की मात्रा बढ़ जाती है, पहली बात। दूसरी बात है एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर आपने कभी भी नोटिस करा हो, ये गौर से देखा होगा कि हम जब सर्दी आती है, सर्दियों में ज्यादा टॉयलेट आती है गर्मियों के मुकाबले। सर्दी में हमें ज्यादा टॉयलेट आती है, ना कि गर्मियों में। क्यों? क्योंकि सर्दियों में जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और एडीएच हार्मोन एक निश्चित टेम्परेचर पे ही कार्य करते हैं। अगर टेम्परेचर डाउन तो एडीएच हार्मोन का स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है ठंड में इसकी मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि तापमान में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है, जिससे हमारे मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जल की। इसलिए हमें ज्यादा टॉयलेट सर्दियों में आता है। दूसरी बात, एडीएच
ज्यादा शराब का सेवन करना, चाय का सेवन करना, कॉफी का सेवन करना, शराब चाय कॉफी, इनका अत्यधिक सेवन करने से भी एडीएच हार्मोन के में वृद्धि में क्या आती है, कमी आती है। इसकी मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी, जिसके कारण करने से भी इसकी मात्रा में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे क्या बढ़ जाएगा, फिर से मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये दो डायबिटीज हुई हमारी, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस किसके कारण होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण, और डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी के कारण होता है, एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो आज हमने इसको टोटल, मैंने इसको डिटेल में समझाया, किसको, डायबिटीज को। ठीक है, अगला जो मैं लाऊंगा एक और रोग है असंक्रामक, वो है कैंसर। कैंसर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने बच्चे इस वीडियो को देखते हैं लाइक और शेयर, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा जानकारी, क्योंकि आपके घर में, पड़ोस में, जहां कहीं भी देखते होगे इस रोग से पीड़ित आपको वृद्ध या बूढ़े बड़े या ज्यादा युवा भी, ज्यादा 35, 40, 50 की एज के व्यक्ति भी इस बीमारी से क्या है, ग्रसित हैं। तो उनको आपने देखा होगा एक इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन लगता है, उस इंजेक्शन में क्या भरा रहता है, इंसुलिन हार्मोन। क्या भरा रहेगा, इंसुलिन हार्मोन। और कभी भी क्या होता है, जब डायबिटीज वाले मरीज होते हैं उनको अचानक चक्कर आ जाते हैं, अचानक गिर जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी कोशिकाओं तक भरपूर मात्रा में क्या नहीं पहुंच पा रहा है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन। जब हमको इंजेक्शन दिया जाता है तो उसमें इंसुलिन हार्मोन होता है, वो क्या करता है, ब्लड में से ग्लूकोज को निकालकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जिससे कोशिकाओं को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और हमारा शरीर स्वतः ही क्या कर, वो हमारा शरीर पुनः क्या करने लग जाता है, मतलब स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। अगली वीडियो में जहां तक है, या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे लाऊंगा, श्वसन तंत्र, कि हम किस किस प्रकार से श्वसन करते हैं, टोटल डिटेल में समझाएंगे इसको, या फिर हो सकता है कैंसर पे लाएं। ठीक है, धन्यवाद।